तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वो घर, वो फैक्ट्री, वो खेत, वहां पे कुछ दुर्गंध ना हो या कुछ हवा ऐसी ना हो कि बड़ी फ्रेश एयर आपको ना लगे, आपका दम सा घुट रहा है या आपको हवा जो है वो बड़ी दूषित सी या बासी सी लग रही है। तो देखिए, राहु का जो सबसे पहला है सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। इष्ट कृपा आपको हो ऐसी मेरी उम्मीद है और आप सेल्फ कंट्रोल कर पाएं, जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अपने परिवार के सदस्यों को इसकी जिम्मेवारी दे दें, जिस पे आप फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं किसी रिलेशनशिप में, उसको ये जिम्मेवारी दे दें कि आपका ख्याल रखे, आपको बार बार मोटिवेट करे, या आपके कोई गुरु हो उनको ये जिम्मेवारी दे दीजिए। तो सिंपली क्या है कि आपको राहु के खराब उसमें नॉन वेज, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। किसी भी तरीके की बैड लैंग्वेज, किसी से भी जेलेसी, किसी के ऊपर भी कमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। किसी के लिए बुरा भी आपको नहीं सोचना है। हमेशा आपको अच्छा सोचना है। हर एक को प्यार और रिस्पेक्ट से, इज्जत से ही आपको बात करनी है। आपको अपना जो गुस्सा है वो शांत करना है, स्पेशली यदि राहु के साथ आपका मंगल बैठा है, राहु के साथ यदि आपका शनि बैठा है। आपको अपनी जो फैसिनेशन है बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ के लिए, फॉरेन के लिए, टू मच मटेरियलिज्म के लिए कि खाऊं पैसे और जोड़ूं और बहुत ज़्यादा बढ़ाऊं, इस पे आपको थोड़ा सा संतोष रखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके कारण आपके वरना नुकसान भी हो सकते हैं। आप हमेशा अपना जो माइंडसेट है पॉजिटिव रखिए, भगवान पर आप विश्वास करिए, जो ग्लोबल कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, या किसी पर्टिकुलर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो साकार रूप या निराकार रूप जिसमें भी आप करते हैं उस पर आप विश्वास रखिए। आपको अपना जो जीवन है वो क्लटर फ्री रखना है। आपका जब राहु खराब होता है तो आप देखेंगे आपका सामान फैलने लगता है। वर्क डेस्क है आपका, स्पेशली टॉयलेट है, घर है, आप नहाना कम कर देते हैं, सफाई आप कम कर देते हैं, टूथब्रश करना भी आप कम कर देते हैं, बालों में कॉम्बिंग आप कम कर देते हैं। आप ऐसे थे नहीं, लेकिन आपका ऐसे ऐसे हो जा रहा है। तो आप समझिए कि आपका राहु खराब है। आपको हमेशा हाइजीनिक होना है, अपनी जो अपीयरेंस है हमेशा प्रेजेंटेबल रखनी है, कपड़े जो हैं प्रेस करके पहनने, ये सारे लक्षण हैं। आपने रोज नहाना है, हाथ मुंह धोने हैं, ट्रिम करने अपने नेल्स हमेशा सही टाइम में, एकदम आपको कहते हैं टिच मिच रहना है, ये एक मेन चीज है। आपको सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन रहना है, टाइम की आपको वैल्यू करनी है, क्योंकि राहु क्या करेगा कि आपको भटका देगा। तो आपको टाइम डिसिप्लिन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घड़ी आप पहनिए, अलार्म उसमें लगाइए, बार बार ही आपका मन भटकेगा, बार बार ही आपको टाइम को, काल को कंट्रोल करके अलार्म लगा के, दूसरों से अपने को अलार्म करवा के, फ़ोन कॉल करा के अपने को बैठाना पड़ेगा काम में, पढ़ाई करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है। एक आप अच्छा मेंटर, गुरु ढूंढिए जो कि आपको बूस्ट कर सके। बार बार जो आपकी राहु के कारण बैटरी डाउन हो जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल बैटरी आपकी डाउन हो जा रही है, तो आप कोई ऐसा गुरु ढूंढिए, ऐसा मेंटर ढूंढिए, ऐसा टीचर ढूंढिए, ताकि आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दोबारा से पॉजिटिव रिफिल हो जाए। स्मोकिंग मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है। ब्रीथिंग की आप प्रैक्टिस करिए, ब्रीथ आप करना शुरू करिए। राहु जो है क्योंकि एयर को कंट्रोल करता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं राहु को अपने प्राणायाम करके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी अपने सेंसेस को आपने कंट्रोल करना है, स्पेशली माउथ और सेक्सुअल ऑर्गन्स को। इस पे राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो मुंह पे और आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स में कंट्रोल रखिए, ताकि कोई आप गलत काम ना कर लें। अपने गैजेट्स का आपने लिमिट करना है यूज़। अपने बेड के पास, अपने तकिए के नीचे आप मोबाइल नहीं रखेंगे। शांति से सोइए, वरना आप रात को नहीं सो पाएंगे। हमेशा माइंड आपका बिजी रहेगा। ये भी एक बहुत मेजर मॉडर्न समय में दिक्कत है राहु के कारण, कि आपको अपना जो इंटरनेट का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का टाइम है, फ़ोन कॉल का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, प्ले स्टेशन खेलने का टाइम है, मोबाइल गेमिंग का टाइम है, ये सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गए हैं, टीवी खराब हो गया, म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, मोबाइल आपका खराब हो गया, कुछ भी, मिक्सी,
खराब हो गई है, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, ऑफिस में आपका प्रिंटर खराब हो गया है, कंप्यूटर खराब हो गया, उसको आपको एकदम सही करना है। सही नहीं हो सकता तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। आपको ऐसी चीज अपने घर पर नहीं रखनी है। तो ये हमने रेमेडी का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें सेल्फ कंट्रोल द्वारा हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेल्फ कंट्रोल के बाद दूसरी टाइप की रेमेडी, जो कि है हमारी राहु की दान पुण्य की। किसी निर्धन कन्या की मैरिज हो रही है तो उसमें आप हेल्प करिए, चाहे पैसे से करें या टाइम से करें या किसी भी तरीके से। जो अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, उनकी आप जाके सेवा करिए। ब्लू ब्लैक ब्लैंकेट जो हैं, कंबल जो हैं, किसी आप बैगर को, भिखारी को, या जो वीक लोग हैं सड़क पे जो सो रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके के लोग हैं, उनको आप दीजिए। हर एक के लिए आप काइंड होइए, एनिमल्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, बर्ड्स के लिए। ऐसा आप कुछ भी मत करिए कि आपका जानवरों को नुकसान हो, आप किसी को पत्थर मारे, किसी को लात मारे, किसी को डंडा मारे। कई लोग क्योंकि ऐसा कर देते हैं राहु की दशा में, तो आप जानवरों के प्रति दयालु रहिए। आप लोगों की हेल्प करिए। हैंडीकैप जो लोग हैं, वेडनेसडे और सैटरडे को आप अपने पर्स में या वर्किंग डेस्क में सिल्वर का एक चौकोर जो टुकड़ा है वो कैरी करिए, एक बड़े सिक्के के बराबर का। आप सैटरडे को पीपल के पेड़ में पानी चढ़ा सकते हैं और जो शनिदेव हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्लू और ब्लैक चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, ब्लैक उड़द है, तिल है या तेल है, इसका आप दान करिए। आपका जो घर का एंट्रेंस डोर है, टॉयलेट है, वर्क डेस्क है, ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, और ये क्लीन भी आप ही करिए जिस पर राहु की खराब दृष्टि चल रही है या राहु की खराब दशा चल रही है। किसी और से आप मत करवाइएगा, आप खुद ही करिए। और कोशिश ये करिए कि हर सवेरे आप जो अच्छा पानी है, साफ पानी है, अपने फ्रंट डोर में आप इसमें डालिए। और हमेशा यदि आप गल्ले पे बैठते हैं या आपका कंप्यूटर का काम है, आपका फ्रीलांसिंग का काम है, या आप स्टूडेंट हैं, तो अपनी स्टडी डेस्क और जो आपकी वर्किंग डेस्क है, या जो बिजनेसमैन है, आपका पैसे रखने का जो गल्ला है, उसकी सफाई जो है आपने खुद ही करनी है। तो इसके बाद जो तीसरा उपाय है वो है यंत्र और मंत्र के द्वारा। ये मैं आपको कॉपर का एक यंत्र दिखा रहा हूं राहु का। ये इस तरीके का होता है, और आप ये अपना जो यंत्र है अपने घर में, मंदिर में, शॉप में, शोरूम में, फैक्ट्री में या वर्किंग डेस्क में आप स्थापित करिए। उनके जो मंत्र जाप हैं मैंने आपको बता दिया कि ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका आप जाप करिए। कितना जाप करना है आप देखेंगे हर जगह 18,000 लिखा है, लेकिन कलयुग में 4 का मल्टीप्लायर होता है, तो आप समझ लीजिए इसको 4 गुना हमें कलयुग में करना पड़ता है प्रॉपर ढंग से। यदि आप कर सकें तो पुरुषरण करके, विधिवत हवन करके, और उससे आगे भी आप जाना चाहें तो हमारी वेबसाइट में shivablessings.com में आप देखेंगे कि जैसे भगवान शिव के मंत्र के लिए उसमें पूरी विधि मैंने दी है, जिसमें पूरे 10 संस्कार हैं मंत्र को उत्कीलन करने के। यदि आप वैसा कर सकेंगे तो आपको पूर्णतः फल मिलेगा। वो सारे शोधन संस्कार ना करने के कारण जो हमारे मंत्र हैं पूरे ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि सारे जो मंत्र हैं वो कीलित करे जा चुके हैं। तो उत्कीलन की जो सारी विधि है मैंने उसमें बता रखी है, यहाँ पर उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी एक विधि है। आप हमारी संस्था की वेबसाइट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, और किसी कारण नहीं कर पाएँ तो कुछ ना कुछ आपको उसका 20-25% तो फ़ायदा मिलेगा ही। आप उसके जप करिए, और जप के साथ साथ जो हमारा लोहा है, अबरक है, तिल है, नीले वस्त्र है, तामपत्र है, सप्त धान्य है, उड़द है, गोमेद है, जो जेम स्टोन है, तेल है, कंबल है, और घोड़ा और खड़क दान करना चाहिए। अब घोड़ा वगैरह तो आप दान कर नहीं सकते। और इसके बाद, इस हवन के बाद, मतलब कि आप पुरुषरण करके ये पूरे जाप करेंगे, और जप करके क्या कहते हैं उसका हवन करेंगे, ब्राह्मण भोजन करेंगे। उसके बाद आप सवेरे और शाम भूलिएगा मत, 1 माला आपको मिनिमम राहु के मंत्र की करनी है। ये विधियां जो है ये छोड़ देते हैं, इसलिए इसके पूरे प्रभाव नहीं होते। मंत्र जब जो है आप खुद स्वयं करिए, भाई दवाई खुद खानी पड़ेगी तभी ज़्यादा असर आपका पड़ेगा। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा किसी कंडीशन खराब है, उसका घर में कोई नहीं है, मरणासन वो है, तो महामृत्युंजय जाप
यूजुअली किसी और से करवाना पड़ जाता है। लेकिन यदि ये जो जप है आप किसी पंडित जी को देने की जगह यदि आपका सामर्थ्य है खुद करने का तो आप खुद करिएगा, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको पूर्णतः मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे मंत्र जप हैं। और इसका जप करने के लिए अनेक प्रकार की मालाएं हैं। आप 8 मुखी शनि की माला भी कर सकते हैं। राहु की स्पेसिफिक माला आपको पता है कि 4 मुखी, मैं रुद्राक्ष की बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि रुद्राक्ष का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 मुखी में भी अधिकार है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। या आप जो अनेक प्रकार की मालाएं हैं, या हमारी जो भगवान शिव की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है उससे भी आप कर सकते हैं। और यदि तांत्रिक आप इसके मंत्र जप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सलाह लेनी पड़ेगी, उसके रिजल्ट्स और फास्ट मिलते हैं। तो उसमें स्पेसिफिक मालाएं हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि राहु की रेमेडी तंत्र मंत्र और टोटकों के हिसाब से जो माने गए हैं। कई सारे तंत्र मंत्र के जो उपाय हैं, या लोकल हमारे गांव देहात में या पहाड़ में कई सारे लोकल जो टोटके होते हैं वो कई बार काम कर जाते हैं। तो वो क्या क्या माने जाते हैं और तंत्र और मंत्र और सिद्धि के हिसाब से क्या माने जाते हैं कि सबसे पहले देखिए, राहु को शांत करने के लिए शिवलिंग पर तो जल अर्पित आपने करना ही है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो राहु को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी माता दुर्गा हैं, आदि शक्ति है, वो भी करती हैं। यहाँ से आप समझिए कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। तो भगवान शिव के सिर पे राहु भी सिर है और आपको रोज नहाना भी है। तो देखिए सारी लिंक जो हैं जुड़े हुए हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल शांति, सोल की शांति भी हो गई, खुद आप साफ सफाई से रह रहे हैं। तो अपने सिर में भी आप बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही, चाहे शावर से या बकेट से, आप 5 मिनट तक ठंडा पानी डालिए। ओम नमः शिवाय आप बाथरूम में भी जप कर सकते हैं मंदिर आने से पहले। तो इससे आपको खुद के सिर में भी, जो राहु मेनली तो हमारे सिर पे ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, तो उसमें शांति मिलेगी। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र के एक जो 1.25 लाख जप कर सकते हैं। भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाकर सरसों का आप दीपक जलाइए और वहाँ पे 5 माला जाप आप करिए करीब 11 वीक तक। ये शनिवार के दिन राहु को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ भी बताया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुर्गा जी और काली माता का हर शाम सरसों का दीपक आप जलाएं। जब शाम हो जाए तो आप उसमें दीपक जलाइए। राहु की जो सवारी है हाथी है, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि गणेश जी का आप रेगुलर किसी भी कार्य करने से पहले आशीर्वाद लीजिए। दुकान खोल रहे हैं तो गणपति जी को एक बारी आप याद करिए, उनकी पूजा कर लीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने से 1 मिनट आप थोड़ा उनका मानसिक पूजा कर लीजिए। और अपनी टेबल में या गल्ले के पास या घर में जो सॉलिड चांदी है, सिल्वर है, उसका हाथी रखिए। इसी में आप काले घोड़े की जो छल्ला है या जो हमारी नाल है वो घर में, फैक्ट्री में या शॉप पर इंस्टॉल करें। कोशिश यही करिए कि आपको काले घोड़े की नाल मिल जाए। खुद आप किसी घोड़े वाले से रिक्वेस्ट करके उसको पैसे देके उसकी नाल ले लीजिए। और बाज़ार में तो वो लोहे की बनी होंगी, घोड़े ने तो कभी पहनी नहीं होंगी, और ये थोड़ी सी घिसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा पैसे खर्च करके मिल जाती है। उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इंस्टेड ऑफ कि आपने कहीं से भी कुछ भी लोहे का बस गला के फैक्ट्री में बना दी हज़ारों लाखों और वो आपने खरीद लिया। इसीलिए देखिए जो तंत्र की कई सारी चीज़ें हैं, टोटकी की कई चीज़ें हैं, वो आपको ओरिजिनलिटी पे ही चलना है। आपका सामान ही जब ओरिजिनल नहीं है, जो बताया गया वही टोटके में ओरिजिनल नहीं है, तो चीज़ें कैसे काम करेंगी। अपने टेबल या गल्ले पर हमेशा ताजे फूल रखिए और कोशिश ये करिए कि वो फूल जो है नीले रंग के हों। सप्तधान्य मतलब 7 प्रकार का मिश्रित जो अनाज है उसका समय समय पर गरीबों को दान करते रहें। आपका जो नेतृत्व कोण है, आपका जो ये कोना है घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, ऑफिस का, कमरे का, उसमें नीले रंग के फूल अवश्य लगाएं। तो ये आपका, मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके की रेमेडी है, तंत्र मंत्र और जो हमारे टोटके की है। आइए चलिए अब आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब बहुत सारे लोग जो हैं वैदिक ज्योतिष के अलावा, तंत्र के अलावा लाल किताब को भी मानते हैं। अब जब कई लोग मानते हैं तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं कवर कर लेता हूं। तो लाल किताब के हिसाब से जो पूरा नारियल है आप नदी में बहाइए। जो 16 शनिवार हैं आप बिल्ली की जो नाल होती है वो अपने पास रखिए। जो स्वीपर्स हैं उनकी फैमिली या बच्चों को आप हेल्प करिए,
रोज जो ओरिजिनल आपका केसर का तिलक है अपने सिर पे आप अपने मतलब माथे पे आप लगाइए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ठोस चांदी का बना हुआ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक हाथी अपने पास हमेशा रखिए जहाँ पे भी आप बैठते उठते हैं। आप मछली को आटे की गोलियाँ खिलाइए। अगर संभव है तो आप चोटी बांधना, लड़कियां हैं तो चोटी बांध सकती हैं, और अगर आदमी है तो चोटी बांधना आप शुरू करिए, मतलब शिखा बंधन शुरू करिए। हमेशा नहीं भी कर सकते तो कम से कम जब आप अपने घर में हैं, स्पेशली शाम के बाद, या आपका या ऑफिस में अपना काम वगैरह है, तो कोशिश करिए कि आप चोटी रखिए। आप जो रॉ कोल है, मतलब कि कोयला है, वो नदी में आप प्रवाहित करिए। कोशिश आप ये करिए कि देखिए, बड़ा उल्टा सा ये हमेशा कहा जाता, अरे कहाँ किचन में खड़े होके आप खाना खा रहे हैं। राहु के शांति के लिए आप किचन में ही बैठकर या खड़े होकर खाना खाइए। तवे से निकली हुई गरम गरम रोटी वहीं से उठा के उसी से ही खाइए, तो ये भी एक माना गया है। आप अपनी बेटी, बहन या मौसी को हेल्प करिए, उनको इज्जत दीजिए पूरी। पानी जो है आप चांदी के गिलास में, या दूध जो है आप चांदी के गिलास में पीना शुरू करिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम या ब्लू कलर के गिफ्ट आपको नहीं लेने हैं, स्पेशली अपने ससुराल से। आपने स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, नॉनवेज छोड़ देना है। आप किसी के लिए भी फॉल्स स्टेटमेंट ना दीजिए, ना किसी की बदनामी करिए, और स्पेशली किसी की कोर्ट में या कहीं पर गलत गवाही या झूठी गवाही ना दीजिए। आपने अपने घर के आंगन में या अपने आसपास गार्बेज को नहीं जलाना है, स्मोक या फायर आपको नहीं करनी है। यदि संभव हो तो हाथी की, एलिफेंट की जो लीद होती है, जो उसका गोबर होता है, लाकर अपने फ्लावर पॉट में आप रखिए, और उसमें नीले रंग के फूल लगाकर अपनी वर्किंग डेस्क या घर के गार्डन में या घर के टेरेस में, जहां भी आपके पास जगह है, वहां लगाइए। आप अपने फादर की ब्लेसिंग और फादर से कोई पुराना गिफ्ट लीजिए, जो वो सालों साल, कोई पेन, कोई अम्ब्रेला, कोई वॉच या कपड़ा, या हो सकता है उनके ऑफिस का या बिजनेस का जो उनका सूटकेस था, या कुछ भी इस प्रकार का सामान हो सकता है जो आपके फादर हैं बहुत समय से यूज कर रहे थे, वो आप उनसे ले सकते हैं और आप उसको डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज अपने घर में नहीं रखनी है, जैसे कि गार्बेज है, फ्यूल है, वुड है, और भी कई टाइप का कबाड़ है अपने रूफटॉप या बेसमेंट में, और स्पेशली साउथ और साउथ वेस्ट पोर्शन में। तो ये कुछ मैंने आपको मेन लाल किताब के टोटके और उपाय बताए। आइए अब आगे और रेमेडीज को हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि राहु के कारण उनका घर का, फैक्ट्री का, ऑफिस का वास्तु खराब हो गया है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो राहु की मानी गई है। यदि आपके घर में आपने कोई नया घर खरीदने वाले हैं, किसी का पुराना घर खरीदने वाले हैं, कोई फैक्ट्री खरीदने वाले हैं, तो याद रखिए कि घर का जो भी अंधेरा कमरा होता है, उसका जो टॉयलेट होता है, उसकी जो सीढ़ियाँ होती है, वो राहु का ही क्षेत्र होता है। और यदि आपको मार्केट में सस्ती डील मिल रही है, कोई पुराना घर टूटा फूटा पहले से छूटा हुआ है, खंडर नुमा छूटा हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद रहे हैं जिसमें कोई मुर्गी खाना था या कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर था, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वो घर, वो फैक्ट्री, वो खेत, वहाँ पे कुछ दुर्गंध ना हो या कुछ हवा ऐसी ना हो कि बड़ी फ्रेश एयर आपको ना लगे, आपका दम सा घुट रहा है, या आपको हवा जो है वो बड़ी दूषित सी या बासी सी लग रही है, या अजीब सा आपको एहसास पैदा करने वाली कुछ अगर हवा है, तो वहाँ पर उसको खरीदने से पहले या खरीदने के एकदम बाद आपको उसके जो टॉयलेट हैं, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, और गलत दिशा में बने हुए जो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस पे यदि वास्तु के हिसाब से कुछ गलत बना है तो उसको सही करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको उस घर में जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो जाएं, आपको शिफ्ट किसी भी हालत में नहीं करना है। 1 महीने का किराया किसी जगह पड़ता है तो पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसके कारण जो है खराब राहु आपके ऊपर आता है, और स्पेशली घर के मुखिया के ऊपर आता है, और अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं जो हैं, वो शारीरिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, मानसिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, ये घटने की संभावना होती है। और यदि आपके घर के आसपास और स्पेशली साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा कैक्टस हैं, तो उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। कैक्टस को राहु का कारक माना जाता है। यदि आपका खराब राहु के लक्षण हैं तो उसकी पोजीशन जो है शिफ्ट कर दीजिए, या कैक्टस को आप हटा दीजिए।
और सिंपली आपको अपने घर में जो आपका साउथ वेस्ट साउथ डायरेक्शन है, मेनली साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो राहु का डायरेक्शन है, उसको ब्यूटीफाई करना है, उसको सुंदर बनाना है, उसको स्वच्छ रखना है। वहां पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका घर है और यही आपका इंडिविजुअल कमरा भी यदि है तो वहां पे भी आप अपने कमरे में साउथ वेस्ट को अच्छा कर लीजिए। आपका जो ऑफिस डेस्क है, यदि बड़ा सा डेस्क है, या जो आपका प्लेटफॉर्म है, या आपका जो गल्ला है, उसमें भी आप शोरूम में कोशिश करिए कि जो आपका दक्षिण पश्चिमी दिशा है, साउथ वेस्ट है, वो आपकी सुंदर रहे और एकदम साफ सुथरी रहे। तो ये मैंने आपको बताया राहु और वास्तु का रिलेशन। अब इसमें देखिए आपको कई बारी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो हमारा ये वाला कोना है ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये वाला जो हमारा कोना है ये हमारा साउथ वेस्ट है। ये देखिए साउथ वेस्ट, ये जो आपका है नेतृत्व कोण है राहु का, ये है पैरों का भी ये और हड्डियों का भी ये कवर करता है। ये देखिए ये आपका साउथ वेस्ट है। कैसे आपको पता चलेगा? बहुत आसानी से किसी भी मोबाइल ऐप से आप कर सकते हैं। और यदि नहीं है, कुछ आपको दिक्कत है, तो जो हिमालय की साइड है, उत्तराखंड हिमाचल की साइड है, वो समझ लीजिए नॉर्थ है, और जी आपकी जो श्रीलंका की समुद्र की साइड है वो आपकी साउथ है। तो इस तरीके से आप नॉर्थ साउथ आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वरना मोबाइल ऐप से या मैप में देखकर या आपके परिवार में किसी से भी पूछकर आप ये बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हैं, यदि आपको कुछ मैप को देखने में, डायरेक्शन को देखने में दिक्कत आती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो साउथ वेस्ट है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि मास्टर बेडरूम हो सकता है। ये हैवी आइटम्स आप कुछ रख सकते हैं, कैश के बॉक्स आप रख सकते हैं, सेलर और वेल इसमें नहीं होना है। ये जो है पितरों का कोना भी है साउथ वेस्ट। और यहाँ पर जिनका मंगल बहुत प्रबल है, कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा है, उनको मैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम थोड़ा सा मना करूँगा, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, दिमाग और ज़्यादा गर्म हो जाता है। उनको मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा कि जिनका जो चंद्रमा वीक है, जिसके कारण उनको साइनस हो जाता है, ठंड जल्दी जल्दी लग जाती है, फेफड़े जिनके कमज़ोर हैं, वो अपना यहाँ पर अगर मास्टर बेडरूम बनाएंगे तो उनको विशेष लाभ होगा। दोनों मैंने आपको कवर कर दिया। यदि आपका मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल है, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है, बीपी की आपको शिकायत है, तो यहाँ पर मास्टर बेडरूम में मत शिफ्ट होइए। आप यदि ठंडे प्राणी हैं, साइनस आपको जल्दी हो जाता है, छींके आपको बार बार आ जाती है, नज़ला आपको है, तो आप इसको मास्टर बेडरूम बनाइए। इसी तरीके से कई सारे, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो इंडिया से बाहर भी देखते हैं, और इंडिया से बाहर एक बहुत बड़ा प्रचलन हो चुका है और इंडिया में भी हो चुका है कि चाइनीज़ फेंग शुई को वो मानते हैं। तो सेमी चार्ट मैंने दिखा दिया, क्योंकि फेंग शुई में आप समझते हैं ना कि डायरेक्शन जो है वो साउथ ऊपर ये इस तरीके से आपको मिलती है, और हमारे यहाँ साउथ तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा देखना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है नॉर्थ को ऊपर को हमारे को सारे मैप्स बने हैं। तो इसलिए ये सेम ही चीज़ दो जगह लगा दिए, कहीं आप ऐसा कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये आपको इस डायरेक्शन में कुछ चेंजेस करने, नहीं, आपको इस डायरेक्शन में नहीं करने। आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, आप आराम से ये पढ़ लीजिए कि अर्थ है, कुन है, मदर है, ब्राउन येलो है, एब्डोमेन और स्टमक है, साउथ वेस्ट है। एरिया तो ये हमारा यही रहेगा जो हमारे वैदिक वास्तु में है। केवल फेंग शुई में मैंने आपको ये मूव करके दिखा दिया, क्योंकि आपको यूजली ये चीज़ इंटरनेट में या फेंग शुई की बुक्स में मिलेगी, और उसको हमने अपने साउथ वेस्ट में ट्रांसलेट इंडिया के हिसाब से ऐसे करना है। तो ये आप इसको जो भी आपको करेक्शन करने हैं फेंग शुई के हिसाब से, तो आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरीके से फेंग शुई के हिसाब से फिर से मैंने दो यहाँ पे चार्ट लगाए हैं, ये केवल आपके पढ़ने के लिए, ताकि आप सीधा सीधा इंग्लिश को पढ़ लें। और बेसिकली ये जो है ये आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है अपना सही करना है। जो अर्थ एलिमेंट है, वाइट, रेड और पिंक इसके कलर हैं, रिलेशनशिप को ये दिखाता है। तो ये जो है ये कोना आप फेंग शुई के हिसाब से अपना सही कर लीजिएगा। यदि आप फेंग शुई को मानते हैं तो कोई चीज़ आपकी रेमेडीज़ में छूटे ना, मैंने इसलिए आपको फेंग शुई के बारे में भी बता दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत सारी रेमेडीज़ के बाद हम दो और मेन रेमेडीज़ में आए हैं, रुद्राक्ष और जेमस्टोन। राहु के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कई लोग 4 मुखी रुद्राक्ष को भी मानते हैं। इसकी मैं कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी रुद्राक्ष की
विस्तार से 8 मुखी रुद्राक्ष या 4 मुखी रुद्राक्ष न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। उस पे मैंने 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताया है। तो ये तो आपका हो गया नेपाली। आप अच्छा 8 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, पहन सकते हैं। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या होगा इससे, किस किस चीज़ के लिए है, ये डिस्क्रिप्शन में संस्था इसका लिंक दे देगी। आप उसमें से क्लिक करके 8 मुखी रुद्राक्ष की मेरी वीडियो को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो जेमस्टोन है, जेमस्टोन जो है वो हेसोनाइट गार्नेट है, जिसको हम गोमेद कहते हैं। मेनली आप ये समझिए कि गोमेद आपको 5 रत्ती से ऊपर का आप पहन लें। इसके कुछ विकल्प भी हैं, जैसे रेड गार्नेट है, रेड हकीक है, फिरोज़ा है, कुछ उपरत्न है, कुछ और भी हैं। और मेनली जो अभी यहाँ पर आपको इंडिया में किसी सुनार के वहाँ या किसी जो जेम्स बेचते हैं या आप हमारी संस्था से मंगा रहे हैं या कहीं से भी आप खरीदते हैं, तो जो मेन इसकी माइंस हैं, एक है उड़ीसा का, एक है सिलोन का जो श्रीलंका का है, अफ्रीका का है, कभी बर्मा का भी ये आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन भी है। मेनली आपको उड़ीसा का, सिलोन का, अफ्रीका का ये मिलेगा। एक बोध गया का मैंने यहाँ पे नहीं डाला है जो काले रंग का है। तो इस तरीके से अलग अलग आपके, कई लोग ये सोचते हैं कि अरे ये कौन टोटके करे, कौन इतना सब कुछ जाप वगैरह कर पाएगा, तो हम जेमस्टोन ही सीधे सीधे पहन लेते हैं, उस पर उनको ज़्यादा विश्वास होता है। तो आप जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप अंगूठी पहनिए, वरना ऑप्शंस तो इसके पेंडेंट के भी हैं, कान में भी पहनने के हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं। कोशिश करिए कि अंगूठी आप इसकी पहनिए। इसकी अलग अलग क्वालिटी है, कैसे क्या है, असली नकली आप क्या देखें। गौमूत्र का पहने, भूरा पहने, लाल पहने, काला पहने, श्रीलंका का पहने, इंडिया उड़ीसा का पहने, अफ्रीका का पहने, कहाँ का पहने और इसमें क्या क्या हो सकता है, इसकी मैं एक विस्तृत वीडियो प्रैक्टिकल बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं सारे नग दिखाऊंगा कि ये क्या क्या नग हैं, किस किस क्वालिटी के हैं, ताकि आप कहीं से भी खरीद रहे हैं तो आपको उस नग के बारे में संपूर्ण जानकारी हो और नकली का भी आपको पता हो। और जो बहुत अच्छी क्वालिटी में लेना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, जो मीडियम रेंज में लेना चाहते हैं, जो लो रेंज में लेना चाहते हैं और किसी कारण वो उपरत्न में जाना चाहते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, पहले उपरत्न पहन के देख लेते हैं, या मिल तो रहे हैं हमारे वहाँ लेकिन उनमें बड़ा ही ट्रीटमेंट हो रखा है, ग्लास फिल्ड है, डाइड है, इंक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कई केसेस में आप उपरत्न भी पहन लेते हैं, उनका भी अपना एक असर होता है। 100% नहीं होता तो कुछ ना कुछ उसका असर जरूर होता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, गोमेद हेसोनाइट की जो वीडियो होगी उसमें आपको इस रत्न से रिलेटेड, इसके उपरत्न से रिलेटेड, क्या नकली है, क्या सच्चा है, कैसे ट्रीटमेंट के आ रहे हैं, किस खदान का लिया जाए, इंडिया का लिया जाए, श्रीलंका का लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया का लिया जाए, अफ्रीका का लिया जाए, ये सारी चीज़ों की मैं आपको प्रैक्टिकली नग दिखाकर बताऊंगा, ताकि जहाँ से भी आप ले रहे हैं आपको उसकी संपूर्ण जानकारी हो। तो उसमें मैं आपको रत्न के अलावा जो हमारे गोमेद के उपरत्न हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। किस उंगली में पहनना है, लगभग कितनी रत्ती का पहना जाए, कब पहना जाए, क्यों पहना जाए, कुंडली में क्या क्या हो सकता है, हस्तरेखा में क्या चिन्ह हो सकते हैं कि तब आप राहु का जो नग है वो पहने। ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। उम्मीद है कि राहु के जो उपाय हैं उसको शांत करने के, अच्छा आपको राहु है उसको प्रबल करने के, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो को अंत करने से पहले यदि आप राहु के मंत्र जप कर रहे हैं, राहु के हवन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने राहु के 108 नाम जो हैं आपके लिए लिख दिए हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में उसका जो रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन है आप इसको भी पॉज कर करके देख सकते हैं। और जब आप हवन में काले तिल से आहुति दे रहे हैं तो कोशिश आप ये करिए कि जब आप हवन में 108 आहुतियाँ कम से कम दे रहे हैं तो इन नामों के साथ आप दीजिए, जिससे आपको राहु का विशेष लाभ, विशेष फल प्राप्त होगा। इनको आप देख सकते हैं।
तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप ये जो गूढ़ रहस्य हैं रत्नों के, रुद्राक्ष के, रेमेडीज के, आप खुद कर सकें, खुद समझ सकें, ताकि अपने जीवन को आप सही दिशा दे सकें। यदि कोई कष्ट आपके हैं तो उसको आप खुद दूर कर पाएँ। कोई आपको उससे बेनिफिट चाहिए, राहु से आपका अच्छा राहु है, नॉर्मल राहु है, तो उसको बूस्ट करके आप अपने जीवन में जो वेल्थ है, मटेरियल है, नेम है, फेम है, वो पा सकें। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।